नितिन की नई नई शादी हुई थी और वो रेखा के साथ फाटकपुर गांव में रहने आया था। रेखा एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी, लेकिन नितिन के पढ़ाई बचपन में ही छोड़ने के कारण कोई अच्छी नौकरी उसे मिल नहीं रही थी और वो पप्पू के दुकान से चादर और रजाई लेकर साइकिल से गांव-गांव में बेचने लगा। हमेशा साइकिल से गांव-गांव में चादर और रजाई बेचने के कारण गांव वाले नितिन को कोई इज्जत नहीं देते थे। इन सारी बातों से रेखा बहुत निराश हो गई। आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते हैं जी? मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप साइकिल से गली गली में घूमते हैं। लेकिन मुझे कुछ और आता भी तो नहीं है, मैं और करूँगा क्या? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये काम छोड़ दीजिए और कुछ और करना शुरू कर दीजिए। कुछ ऐसा कीजिए जिसमें मैं आपका हाथ बटाऊंगी। अरे भाग्यवान, अगर मैंने साइकिल से चद्दर बेचना भी बंद कर दिया तो हम खाएंगे क्या और पहनेंगे क्या? मैं जानता हूँ तुम पढ़ी लिखी और समझदार हो, लेकिन मैं तुम्हारे कमाए हुए पैसों पर नहीं रहना चाहता। ये मेरे लिए शर्म की बात होगी। रेखा के कहने पर भी नितिन ने जिद नहीं छोड़ी और साइकिल से रजाई और चादर बेचने का काम करता ही रहा। एक दिन पप्पू ने नितिन को चादर और रजाई ले जाने से मना कर दिया। नितिन, आज से तुम्हें मेरी दुकान से चादर और रजाई लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने घर बैठ सकते हो। लेकिन मालिक, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैंने क्या गलती कर दी है? इसलिए कि तुम्हारे गांव-गांव चादर बेचने से मेरे पास काफी शिकायतें आ रही हैं और वैसे भी हमें दूसरा आदमी मिल गया है जिसे मैं अपनी चादर और रजाई दूंगा। वो उसे बेचकर मुझे तुमसे ज्यादा मुनाफा देगा। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई मालिक? अगर आप ऐसा कर देंगे तो मैं क्या करूंगा? इस काम के अलावा मैंने और कुछ किया भी नहीं है। मुझे दूसरी नौकरी मिलेगी भी नहीं। अब इसमें तुम्हारी मैं कोई मदद नहीं कर सकता। अपना ध्यान रखना। नितिन हताश और परेशान होकर अपने घर चला गया। घर जाकर उसने सारी बातें अपनी पत्नी रेखा को बताई। कोई बात नहीं जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप इस चीज को छोड़ दीजिए। अगर आप तभी मेरी बात सुन लेते तो आपको ये सब नहीं भुगतना पड़ता। तुम सही कह रही हो भाग्यवान। उस दिन मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। नितिन को निराश देखकर रेखा किचन से खीर लेकर आई और कहने लगी, मैंने आज आपकी पसंद की खीर बनाई है जिसे खाकर आप बेहद खुश हो जाएंगे। अच्छा, जरा चखाओ तो, कैसी बनी है? नितिन रेखा से खीर लेकर खाने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो खीर का व्यापार करने की सोचता है। अरे भाग्यवान, एक बात कहूँ, क्यों ना हम खीर का व्यापार करें? तुम इतना अच्छा खीर बनाती हो, हम इस बात का फायदा उठाएं। बस इसके लिए हमें कुछ पैसों की जरूरत होगी, लेकिन हम कमाई अच्छी करेंगे। आपने तो मेरे मन की बात कह दी जी। मैं कब से चाहती थी कि हम दोनों मिलकर कुछ करें। कुछ पैसे हैं हमारे पास जिससे हम ये व्यापार शुरू कर सकते हैं। हम कल से ही खीर बनाकर बेचना शुरू कर देंगे। और अगले ही दिन नितिन और रेखा ने खीर की दुकान खोल दी। पहले ही दिन उनकी बिक्री बहुत अच्छी हुई। लोग जी भर कर खीर खाते और नितिन को मुनाफा भी होने लगा। हमारी तरकीब काम कर गई लगता है। मैंने जीवन में पहली बार खुद से कुछ करने की कोशिश की और सफल हो गया। भगवान करे कि ऐसे ही हमारा मुनाफा बढ़ता रहे। आखिर आपके साथ मैं जो हूँ। चलिए अब आप दूध लेकर आइए, हमें कल की दुकान के लिए सामान भी खरीदना है। नितिन दूध लाने रमेश की दुकान पर जाता है। रमेश के दूध की दुकान पर जाते ही वो देखता है कि वहाँ पर उसका पुराना मालिक पप्पू भी है, जो रमेश का बहुत अच्छा दोस्त है। अरे नितिन भैया, आओ, बताओ आज कितना दूध चाहिए? जी मुझे 20 लीटर दूध चाहिए। 20 लीटर दूध? तुमने अब दूध का कारोबार शुरू कर दिया क्या? नहीं रमेश जी, मैं और मेरी पत्नी हम इस दूध का खीर बनाकर बेचते हैं। इतना कहकर नितिन दूध लेकर अपने घर चला गया। लेकिन पप्पू को ये बात हजम नहीं हुई। वो रमेश के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने लगा। ये 2 कौड़ी का इंसान आज इतना दाव दे रहा है। कुछ ही दिन पहले मैंने ही इसे नौकरी से निकाला था, आज मेरे सामने इतना दाव दिखाकर चला गया। ये दोनों पति पत्नी मेहनत कर रहे हैं,
पहले 5 लीटर दूध के खीर बनाया करते थे, उसके बाद 10 और अब 20। दिन ब दिन मेरे दूध की बिक्री तो अच्छी हो रही है। पप्पू रमेश से नितिन की तारीफ सुनकर जलने लगता है। तो तुम सिर्फ दूध ही बेचते रहोगे या खुद भी कुछ करोगे? मैं तो कहता हूँ तुम खुद के खीर का व्यापार शुरू कर दो। मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और मेरा एक निठल्ला बेटा भी है जो आजकल कुछ नहीं कर रहा है, वो भी तुम्हारे इस व्यापार में मदद करेगा। सोच तो तुम्हारी अच्छी लग रही है और मेरी मंजूरी भी है, लेकिन मुनाफा आधा आधा ही रहेगा। पप्पू के कहने पर रमेश उसकी बात मान गया और उसने पप्पू के बेटे राजू के साथ मिलकर एक खीर की बड़ी सी दुकान खोल ली और व्यापार करने लगा। दुकान तो बहुत बड़ी थी, लेकिन ग्राहक बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। इससे हैरान होकर बोला, आज ज्यादा ग्राहक नहीं है, जरूर सब उस नितिन की दुकान पर खीर ले रहे होंगे। हमने तो अब हमारे दूध की दुकान से उसे दूध देना भी बंद कर दिया है, फिर भी उसकी दुकान खूब चल रही है। क्यों न हम गांव भर में अफवाह फैला दें कि नितिन की दुकान के खीर मिलावटी और नकली है। वो नुकसानदायक चीजें खीर में डालकर बेचता है। मानना पड़ेगा, तुम आखिर हो अपने बाप के ही बेटे। कर लो जैसा तुम्हें ठीक लगे। राजू ने ठीक वैसा ही किया। पूरे गांव में अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये अफवाह फैला दी कि नितिन के दुकान की खीर मिलावटी है। पूरे गांव में नितिन के दुकान की ये बात आग की तरह फैल गई। लोगों ने नितिन के दुकान पर आना बंद कर दिया। इस बात से फिर से नितिन परेशान हो गया। ये जरूर उस पप्पू और उसके बेटे राजू की चाल है और इनका साथ रमेश भाई भी दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें इनसे मुनाफा हो रहा है। हमारे ग्राहक हमसे छिन गए हैं जी। पता नहीं ये अफवाह हमारे बारे में कौन फैला रहा है। मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम गांव भर में प्रचार करें कि हम मिट्टी की खीर बना रहे हैं। मिट्टी की खीर? ये क्या है? मैं समझाती हूँ। लोगों को लग रहा है कि हम मिलावट कर रहे हैं। हम जोरों शोरों से अपने मिट्टी के खीर की विज्ञापन करेंगे और हर जगह पोस्टर और प्रचार करवाएंगे और मिट्टी के बर्तन में उन्हें सामने खीर बनाकर दिखाएंगे। इससे हमारा प्रचार भी हो जाएगा और हमारी दुकान भी चल जाएगी। तो देर किस बात की? मैं अभी से ही इसकी सारी व्यवस्था करना शुरू कर देता हूँ। रेखा के ऐसा कहने के मुताबिक नितिन ने पूरे गांव में प्रचार किया। मिट्टी के खीर की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। लोग मिट्टी का खीर देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। जब लोगों ने मिट्टी के खीर को देखा तो लोग दंग रह गए और नितिन के दुकान से खीर लेकर खाने लगे। लोगों को इतने चाव से खीर खाते हुए देख रेखा ने कहा, इस खीर में मिट्टी के सारे गुण हैं। ये खीर हमारे शरीर के लिए बहुत ही पौष्टिक है और हमें ताकत भी देता है और साथ ही साथ कैल्शियम, विटामिन सब दे देता है। जाने मन, आखिर तुम्हारी समझदारी काम आ ही गई। क्या आप भी? रेखा और नितिन का व्यापार पहले से 2 गुना बढ़ गया और रमेश को इसी वजह से अपनी दुकान बंद करनी पड़ गई। पप्पू और उसका बेटा राजू मानो हंसना भूल ही गए और इधर नितिन और रेखा दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगे। मुकुंद के ताड़गोले के बाग थे। वो ताड़गोले के पेड़ों पर चढ़कर ताड़गोले तोड़ता था और फिर इन ताड़गोलों को व्यापारी को बेचकर पैसे कमाता था। अरे भाई, अब तुम ताड़गोले ज्यादा दिया करो। बाजार में ताड़गोले की मांग बढ़ गई है। जी साहब, कल से ज्यादा ताड़गोले देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। मुकुंद और मयूरी की एक बेटी थी मीना। मीना कहाँ है? अभी यही थी, शायद अपनी सहेलियों के साथ खेलने गई होगी। पर आपको उससे क्या काम आ गया? अरे उसे ताड़गोले खाने थे, तो देखो उसके लिए कुछ ताजे ताड़गोले लाया हूँ तोड़ के। तभी मीना, अरे वाह, ताड़गोले, ये सब के सब मैं ही खाऊंगी। हाँ, तेरे लिए ही लाया हूँ, आराम से खा। बरसात हो या गर्मी, मुकुंद हर मौसम में ताड़गोलों के पेड़ पर चढ़ता था।
एक रोज की बात है, लगातार 2 दिन से बारिश रुक ही नहीं रही थी। भगवान करे ये बारिश जल्द ही रुक जाए। आज पेड़ पर सावधानी से चढ़ना, सारे टाने गीले होंगे। हाँ, सावधानी से ही चढ़ूंगा, मैं कोई नौसिखिया थोड़ी हूँ। पता है आप मस्ते हैं, पर फिर भी ख्याल रखना। हाँ पत्नी जी, अब फिक्र मत करो, मैं यूं गया और यूं आया। ठीक है। मुकुंद ताड़गोलों के पेड़ पर चढ़ गया और एक एक करके सावधानी से ताड़गोले तोड़ने लगा। कुछ देर बीत गया और फिर अचानक मीना वहां पहुंची। अप्पा! मीना की आवाज सुनकर मुकुंद का ध्यान भटक गया और वो फिसलकर सीधा पेड़ के नीचे गिर गया। अप्पा! मीना ने तुरंत कुछ गांव वालों को आवाज लगाई। सब दौड़े चले आए। काका! अप्पा गिर गए! गांव वाले दौड़ते हुए वहां पहुंचे। मुकुंद का ऑपरेशन किया गया, पर अब वो अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो सकता था। अब क्या होगा? अब हमारा घर कैसे चलेगा? आप चिंता मत कीजिए, कुछ न कुछ जरूर होगा। उस भगवान ने हमें दुख दिया है तो वो हमें रास्ता भी दिखाएंगे। पर कैसे? मैं अपाहिज बन गया हूँ। इससे अच्छा कि भगवान मुझे मार ही देता। ऐसा मत बोलिए, आप ही हमारी जिंदगी है। मयूरी और मुकुंद परेशान थे कि अब उनकी आगे की जिंदगी कैसे कटेगी। कुछ दिनों बाद मुकुंद को घर लाया गया। मयूरी और मुकुंद के बचत किए हुए सारे पैसे उसके इलाज में खत्म हो गए। मैं कहीं काम ढूंढती हूँ। तुम काम और घर का काम अकेले कैसे संभालोगी? मैं कुछ न कुछ कर लूंगी। कोई तो ऐसा काम होगा जो मैं इस हाल में भी कर सकता हूँ। नहीं नहीं, आप आराम कीजिए। नहीं मयूरी, मैं ऐसे तुम पर बोझ नहीं बन सकता। फिर ऐसी हालत में आप क्या कर सकते हैं? कुछ तो जरूर होगा ही। अगले दिन से मयूरी ने काम ढूंढना शुरू किया। वो कई दुकानों और कंपनियों में गई, पर उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। मुझे कोई काम तो नहीं मिल रहा। सोच रही हूँ कोई व्यवसाय ही कर लूं। कैसा व्यवसाय? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? आज बाजार में पकोड़े का दुकान देखा था। काफी भीड़ लगी है। मैं भी तो अच्छे पकोड़े बनाती हूँ, तो क्यों ना मैं भी पकोड़े बेचूं? कर तो सकता हूँ, पर सभी लोगों को पकौड़े उसी दुकान के पसंद हैं, तो तुम्हें कुछ नया पकाकर पकौड़ा बनाना चाहिए। कैसे नए? जैसे चाइनीज पकौड़े हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, वैसा ही कुछ नया। वैसा कुछ मीना तू बता, तुझे और क्या खाना पसंद है? मुझे तो मैगी पसंद है। मैगी पकोड़ा कैसा है? मैगी के पकौड़े भी बनते हैं क्या? हाँ, वो भी बहुत कुरकुरे। जा मीना, दौड़ के एक पैकेट मैगी ले आ। मीना मैगी खरीदने चली गई और कुछ देर बाद 2 मैगी के पैकेट ले आई। मीना ने मैगी को उबाला और फिर उन्हें सुखाकर उसमें कुछ मसाले मिलाकर कढ़ाई में मैगी पकोड़े छानने लगी। मीना एकटक अपनी माँ के हाथों को देख रही थी। जैसे ही मैगी के पकोड़े छनकर बाहर आए, मीना ने फट से एक पकोड़ा उठाया और मुंह में डाल दिया। अरे अरे, गरम है। बहुत स्वादिष्ट है माँ, वाह! मीना ने एक मैगी पकोड़ा अपने पापा को भी दिया। ये तो सच में स्वादिष्ट है। हाँ, मैंने कहा था ना कि बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। क्या ये मैगी पकोड़े बाजार में बिकेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो आग लगा देंगे। मयूरी ये सुनकर खुश थी। कुछ दिनों बाद मयूरी और मुकुंद ने मिलकर बाजार में मैगी पकोड़े का स्टॉल लगा दिया। ये क्या है आंटी? मैगी पकोड़ा। मैगी के पकोड़े? हाँ। एक प्लेट दो मुझे। हाँ हाँ, लो बेटा। मयूरी ने उस लड़की को मैगी पकोड़े दिए। वाह, कितना टेस्टी है। आज तक ऐसे पकोड़े कहीं नहीं खाए। उस लड़की को देखकर कई और लोगों ने मयूरी के मैगी पकोड़े चखे। आंटी, ये तो मस्त है। मुकुंद मैगी पकोड़े तलने में मयूरी की मदद कर रहा था। वो अपाहिज था।
पहले ही दिन मयूरी और मुकुंद की अच्छी खासी कमाई हो गई थी। वो लोग खुशी खुशी घर लौटे। सोचा नहीं था कि हमारी इतनी अच्छी कमाई होगी। इन दुखों के पल में यही एक सुख का पल है। अप्पा, आप चिंता मत कीजिए, हमारे सारे गम दूर हो जाएंगे, आप भी ठीक हो जाएंगे। पूरे परिवार में उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी थी। सब मिलकर और मेहनत से कोशिश करने लगे। उनका मैगी पकोड़े का व्यापार भी चल पड़ा था। ग्राहकों की भीड़ लगने लगी और साथ ही उनकी आमदनी भी बढ़ने लगी। मैगी पकोड़े जल्द ही मशहूर हो गए। उनकी आमदनी इतनी बढ़ गई कि मुकुंद का अच्छा से अच्छा इलाज शुरू हो गया। इस ट्रीटमेंट से उम्मीद है मुकुंद जी आप चल पाएंगे। कुछ सेट ऑफ सर्जरीज करनी होंगी, पर आपकी बॉडी इस ट्रीटमेंट को अच्छे से रिस्पॉन्स दे रही है। ये खबर भी पूरे परिवार के लिए अच्छी थी। 6 महीने बाद आज मयूरी ने मैगी पकोड़े का बड़ा शॉप खोला और इस खुशी को दुगना मुकुंद ने किया। आज कुछ पलों के लिए ही सही, वो डगमगाकर खड़ा हुआ। ये आशा की वो किरण है जो बताती है कि मुकुंद बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। और ये सब इनके एक मैगी पकोड़े की बदौलत हुआ है और आगे भी ये मैगी पकोड़ा धूम मचाता रहेगा। शौकत मियाँ की बिरयानी की दुकान थी। लोग बड़े चाव से उनकी बिरयानी खाया करते थे। वाह शौकत भाई, क्या जायका है। शुक्रिया शुक्रिया। बिरयानी का स्वाद अच्छा था, इसलिए उनकी आमदनी बहुत अच्छी होती थी। शौकत मियाँ हर महीने 20,000 रुपए अपनी अम्मी के हाथ में रख देते थे। बेटा, अब जब तुम्हारी कमाई भी ठीक ठाक हो रही है, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारा निकाह करवा दूँ। वैसे भी कब तक मैं अकेले घर का और पूरे परिवार का कारोबार संभालूंगी। तुम्हारे निकाह के बाद तो नदीम का भी निकाह होगा। अरे अम्मी, मैं तो अभी भी बच्चा हूँ, आप पहले भाईजान का ही निकाह करवाओ। ठीक है अम्मी, आपको जो लड़की पसंद हो वो मुझे मंजूर है। ये हुई ना बात, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी शौकत। शौकत की अम्मी ने उसके लिए एक लड़की ढूंढ ली, सना। सना पढ़ी लिखी थी और खाना भी जायकेदार बनाती थी। कुछ महीनों बाद शौकत और सना का निकाह हो गया और फिर सना ने घर के सारे काम संभाल लिए। बेटा, तुम्हारे हाथों के खाने का जायका ही अलग है। हाँ भाभी, पर बिरयानी में भाईजान का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। हाँ, वो तो है। अब वो तो तब पता चलेगा जब मैं उनके हाथों की बिरयानी खाऊंगी। भाईजान, आज सबके लिए बिरयानी ले आना। ठीक है, ले आऊंगा। शौकत की बिरयानी मशहूर थी। जब भी वो बिरयानी बनाया करता था, बिरयानी की खुशबू आसपास फैल जाती थी और लोग खींचे चले आते थे। अरे भाई, बिरयानी तैयार है क्या? नहीं भाईजान, 10 मिनट और लगेगा। ठीक है, मैं यहीं खड़ा हूँ। ग्राहक तो शौकत की बिरयानी का इंतजार किया करते थे। यहाँ तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर शौकत के बगल में ही एक नया बिरयानी का दुकान खुला, अमजद का। अमजद पुराना खानसमा था। अमजद की बिरयानी भी स्वादिष्ट थी और उसकी भी खुशबू आसपास फैल जाती थी। शौकत 100 रुपए में बिरयानी बेचता था, इसलिए अमजद 80 रुपए में बेचने लगा। ये अमजद मियाँ तो मेरा बैठे बिठाए धंधा खा रहे हैं। मुझे कुछ तो करना ही होगा। मैं भी दाम गिरा देता हूँ। शौकत ने भी बिरयानी का दाम घटाकर 80 रुपए कर दिया। रोज तो इसी दुकान से बिरयानी खाते हैं, चल आज उस नई दुकान से खाते हैं। ठीक है। कई ग्राहक बस नया स्वाद चखने के लिए अमजद की दुकान में जाने लगे, पर अमजद के हाथों में अलग ही जादू था। एक बार जो उसकी बिरयानी खाता, वो उसी की दुकान में वापस आया करता था। कल जो बिरयानी खाई थी ना, आज भी वही खाएंगे। हाँ बिल्कुल, उस बिरयानी को भूल ही नहीं सकता। धीरे धीरे शौकत के ग्राहक कम होते जा रहे थे। शायद ये बस कुछ ही दिनों की बात है। अमजद की दुकान नई है, इसलिए लोग वहाँ बिरयानी का स्वाद चख रहे हैं। कुछ दिनों बाद मेरे ग्राहक लौट आएंगे। शौकत ने अपने आप को ये बात समझाने की कोशिश की, पर धंधे में नुकसान उसे सताए जा रहा था।
अब घर पर भी वो अक्सर चिंता में रहा करता था। क्या हुआ शौकत? तू इतना परेशान क्यों है? अब क्या बताऊं अम्मी, मेरी दुकान के बगल एक और बिरयानी की दुकान खुल गई है। धीरे धीरे मेरे सारे ग्राहक वहीं जा रहे हैं। ऐसे चलता रहा तो एक दिन मुझे दुकान बंद करने की नौबत आ सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, अल्लाह मालिक है। हो सकता है ये बस कुछ ही दिनों की बात हो। मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ अम्मी। शौकत परेशान था और ये बात पूरे परिवार को बुरी लग रही थी। उस रात सना ने शौकत से पूरा माजरा पूछा। तो अगर दाम करने की वजह से ग्राहक दूसरी दुकान में जा रहे हैं तो क्यों ना हम भी दाम कम कर देखें? हम कैसे दाम कर पाएंगे बेगम? बिरयानी की एक प्लेट बनाने में लागत ही 50 रुपए की है और हम 80 रुपए में बेच रहे हैं। मतलब बस 30 रुपए का मुनाफा है। अगर ये भी कम कर दिया तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो क्या हम बिरयानी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें सस्ती नहीं खरीद सकते? बिरयानी में सबसे महंगा चावल है। लगभग बासमती चावल कैसे सस्ते मिल सकते हैं? अब मैं बासमती चावल को सादे चावल के साथ बदल तो नहीं सकता ना। अगर हम बासमती चावल को किसी और चीज के साथ बदले तो? मतलब मैगी की बहुत सारी जायकेदार चीजें बनती हैं। अगर हम मैगी की बिरयानी बनाए तो हमारी लागत भी कम हो जाएगी। मैगी बिरयानी? ये पहली बार सुना है। आजकल अलग चीज ही बिकती है, एक बार कोशिश करके तो देखते हैं। ठीक है, वैसे भी अभी कुछ चल नहीं रहा है तो वही कर लेते हैं। अगले दिन शौकत ने रोजाना की तरह बिरयानी बनाई और इस बार उसने बासमती चावल के बदले मैगी डाले। मैगी की बिरयानी जल्दी बन गई और उसकी लागत भी कम थी, इसलिए शौकत ने दाम भी 50 रुपए कर दिए। बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा दिया, मैगी बिरयानी 50 रुपए। ये मैगी बिरयानी क्या होता है? मैगी पता है और बिरयानी भी पता है, पर मैगी बिरयानी आज तक नहीं खाई। चल आज वही खाते हैं। हाँ। मैगी बिरयानी का नाम पढ़कर कई ग्राहक उसकी बिरयानी खाने पहुँचे। वाह वाह, बहुत अच्छी है। ऐसी मैगी बिरयानी मैंने कभी नहीं खाई। वो इसलिए क्योंकि ये मैगी नहीं, मैगी बिरयानी है। वाह भाई, ऐसा स्वाद कहीं नहीं चखा। शुक्रिया शुक्रिया। लोग शौकत की बिरयानी को बहुत पसंद कर रहे थे। उस दिन शौकत की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। भाई, मैगी की बिरयानी तो चावल की बिरयानी से भी लाजवाब है। आज से हम रोज मैगी बिरयानी ही खाएंगे। शौकत खुशी खुशी घर गया और उसने ये खुशी की बात अपनी बेगम को बताई और वो भी खुश थी। उस महीने शौकत की बहुत अच्छी कमाई हुई। महीने के अंत में शौकत ने अपनी अम्मी को 40,000 रुपए दिए। इतना? हाँ अम्मी, सना की मैगी बिरयानी का आइडिया काम कर गया। दुगनी कमाई होने लगी है। एक बार फिर शौकत खुश रहने लगा। उसकी मुश्किलें हल हो गई क्योंकि उसकी आमदनी बढ़ने लगी। मैगी बिरयानी मशहूर हो गई। मधुमती के 2 बेटे थे, अजय और विजय। अजय की शादी प्रज्ञा से हुई थी और विजय की शादी संध्या से। प्रज्ञा घर की बड़ी बहू होने के सारे कर्तव्य निभाया करती थी, पर फिर भी अक्सर प्रज्ञा की बेइज्जती हुआ करती थी क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। मधुमती, तेरी बड़ी बहू तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। बस खाना ही बनाती है, बाकी कुछ इसके बस का नहीं। क्या मतलब? अब क्या बताऊं, मेरी बड़ी बहू अनपढ़, कहीं कुछ पढ़ने बोल दो तो इसकी नानी मर जाए। ये तो ऐसी ही है, तू उसको छोड़। मेरी छोटी बहू से मिल, संध्या। ये ग्रेजुएट है और नौकरी भी करती है। अच्छा है। मालती को बुरा लग रहा था कि मधुमती खुलेआम प्रज्ञा की बुराई कर रही थी। एक दिन की बात है, अजय और विजय घर लौटे। वो दोनों बहुत टेंशन में लग रहे थे। क्या हुआ? तुम दोनों की शक्लों पे 12 क्यों बजे हैं? नगर पालिका से नोटिस आई है कि हमारा घर इल्लीगल है और जल्दी वो हमारा घर तोड़ने वाले हैं। हम तो सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो ये घर इल्लीगल कैसे होगा? पता नहीं माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। और बस तब से अजय और विजय के कोर्ट के चक्कर शुरू हो गए। कुछ महीने बीत गए
आखिर कोर्ट ने फैसला कर ही दिया। आप लोग का घर इलीगल है और नगर पालिका जल्दी उसे तोड़ देगी। ये सुनते ही मधुमती के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सारे घर वाले परेशान हो गए और अगले ही दिन विजय अजय के पास आया। भैया, मुझे कंपनी की ओर से एक फ्लैट मिला है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर फ्लैट थोड़ा छोटा है, उसमें हम सब एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम सोच रहे हैं कि मैं और संध्या शिफ्ट हो जाते हैं। अजय समझ गया था कि विजय अब अलग होना चाहता था। उसने बिना कुछ बोले ही हामी भर दी और अगले ही दिन विजय और संध्या घर से चले गए। अजय ने एक घर किराए पे ले लिया और दूसरी ओर उसे जॉब से निकाल दिया गया। अजय बहुत ही बड़ी दुविधा में था। आप क्यों रो रहे हो? ये मुसीबत तो खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही, एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही है। मुझे जॉब से निकाल दिया गया। ये सुनकर प्रज्ञा भी हैरान हो गई, पर उसने अजय को दिलासा दिया। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आपको पहले से भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। पर किराया भी तो देना पड़ेगा ना, इतने सारे खर्चे कब तक कैसे चलाऊंगा? हम दोनों मिलकर कुछ कर लेंगे। हम दोनों क्या ही कर सकते हैं? मैं खाना बना सकती हूँ, आप बेच सकते हैं। कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करें तो इन सारे संकटों से बाहर निकल सकते हैं। तुम ठीक कह रही हो। प्रज्ञा ने सारी बातें अपनी सास मधुमती को बताई। तुम ठीक कह रही हो बहू, मुश्किल के समय हम सबको मिलकर सामना करना चाहिए। पर हम क्या खाने की चीज बेच सकते हैं? बाजार में तो सब कुछ पहले से बिकता है। हम कुछ ना कुछ अलग ढूंढ ही लेंगे। चलिए बाजार देख कर आते हैं। प्रज्ञा अजय को अपने साथ बाजार ले गई और वो लोग हर खाने की रेडी देखने लगे। चाट, भेलपुरी, फ्रैंकी, मैगी, पराठे, सब कुछ तो पहले से ही बिक रहा है। क्यों ना हम इन दोनों चीजों को मिला दे? क्या मतलब? मतलब अपने मैगी फ्रैंकी तो खाई है ना, उसमें फ्रैंकी और मैगी एक साथ है, वैसा ही कुछ। तो अब क्या हम मैगी पराठे बेचें? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, सस्ते में बन भी जाएगा और बहुत बिकेगा भी। सच्ची? प्रज्ञा ने दुकान से कुछ मैगी के पैकेट्स खरीद लिए। प्रज्ञा ने मैगी बनाई और फिर उस मैगी को पराठे के आटे में भर के उसके पराठे बनाए। सासू माँ, चक्कर बताइए कैसा बना है? मधुमती ने एक पराठा खाया। वाह बहू, ये तो बढ़िया है, बहुत खूब। प्रज्ञा ने एक पराठा अजय को भी दिया। अजय तो बड़े चाव से पराठा खा रहा था। क्या हुआ, आपने बताया नहीं कि कैसा बना है? बढ़िया, एक और मिलेगा। प्रज्ञा ने अपने पति और सास को और मैगी के पराठे खिलाए और खुद भी खाया। सबको उसके मैगी के पराठे का आइडिया अच्छा लगा। अगले ही दिन प्रज्ञा ने बाजार में मैगी पराठे का स्टॉल खोल दिया। दीदी, ये मैगी पराठा क्या है? मैगी और पराठा का मिश्रण, खाकर तो देखो, बहुत स्वादिष्ट होता है। ठीक है, एक मैगी पराठा दे दीजिए। प्रज्ञा ने उस लड़के के लिए एक मैगी पराठा बनाया। उस लड़के ने वो चखा और उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। ये तो तूफान है, ऐसा पराठा मैंने कभी नहीं खाया, बिल्कुल नहीं। उस लड़के की बात सुनकर कई और ग्राहक प्रज्ञा के ठेले पर मैगी पराठा खाने आए। प्रज्ञा मैगी पराठे बनाए जा रही थी और अजय ग्राहकों को देकर पैसे ले रहा था। सुबह से शाम तक दोनों थक गए और फिर अपने घर लौटे। क्या हुआ? क्या नहीं हुआ वो पूछो माँ। सुबह से ग्राहक आते ही जा रहे थे। हम दोनों तो थक गए, लेकिन ग्राहक रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज इतने दिनों बाद अजय और मधुमती के चेहरे पे मुस्कान आई थी। अब उन्हें उम्मीद की किरण दिख रही थी। अगले दिन प्रज्ञा के स्टॉल खोलने से पहले ही ग्राहक खड़े थे। प्रज्ञा धड़ाधड़ मैगी पराठे बनाए जा रही थी और ग्राहकों को देते जा रही थी। अगले कई दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। प्रज्ञा और अजय अपनी आमदनी देखकर हैरान थे। हमारी एक दिन की कमाई मेरे आधे महीने की पगार की इतनी है प्रज्ञा। सोचा नहीं था कि कभी इतना कमा पाऊंगा। अब तीनों खुश थे। जल्द ही प्रज्ञा ने काम पर कुछ और लोग रख लिए। ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही थी
और साथ ही उनका मुनाफा। बस 6 महीने में प्रज्ञा और अजय ने नए घर का डाउन पेमेंट दे दिया और वो लोग अपने नए घर में आ गए। मैंने हमेशा तुझे कम समझा है, ये सोचकर कि तू पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि तू क्या है। तेरा हुनर और इच्छा पढ़ाई लिखाई से बढ़कर है बेटा। तू अजय की मदद करना चाहती थी और तूने कर दिया। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। प्रज्ञा की सास ने आज पहली बार उसे गले लगाया। ये दिन प्रज्ञा के लिए यादगार था। एक किराए के घर से वो अपने खुद के घर में आ पहुँचे और ये सब प्रज्ञा के मैगी पराठे की बदौलत।